वेलकम टू मेंटोर क्लासेस। आइए हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का श्रेय किसे जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर खा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर गा जॉर्ज ग्रियर्सन और ऑप्शन नंबर घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही ऑप्शन होगा जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर गा। चलिए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। आरंभिक काल का नामकरण काफी विवादास्पद रहा है। कई विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम से जाना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। यहाँ पर आपके लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे किस नाम से इस काल को बताया है। इस काल को चारण काल के नाम से बताया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आरंभिक काल को बीज वपन काल कहा है। इसे प्रारंभिक काल मिश्रा बंधुओं ने कहा है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और वीर गाथा काल किसने कहा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और ये आरंभिक काल हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। आदिकाल की कौन सी शैलियां हैं? यहां पर हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर का डिंगल शैली, ऑप्शन नंबर खा पिंगल शैली, ऑप्शन नंबर का और खा दोनों, और ऑप्शन नंबर घा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का और खा दोनों। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डिंगल शैली में कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है। इसी कारण ये धीरे धीरे अलोकप्रिय होती चली गई। शैलियां क्या होती हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जिससे ये पता चले कि आप लोग कितने ध्यान से वीडियो को देखते हैं। चलिए, डिंगल शैली में कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसी कारण ये धीरे धीरे अलोकप्रिय होती चली गई। कर्कश शब्दावलियां मतलब वो शब्दावलियां जिनके उच्चारण में सुनने में अच्छा प्रतीत नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे कोई जबरदस्ती दबाव डाल के चीजें हो रही हैं। उस टाइप का कर्कश वर्ड होते हैं। जैसे आपने आवाज सुनी होगी, अगर हम पक्षियों से इसकी तुलना करें तो एक कौवा बोलता है, एक कोयल बोलती है। जब कौवा बोलता है तो उसकी आवाज कर्कश होती है, और कोयल बोलती है तो उसकी एक मधुर ध्वनि निकलती है और आप उसको सुनते हैं। वही चीज शैलियों में होती है कि जब हम बहुत कठिन और बहुत ही ज्यादा कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी कर्कश ध्वनियां कहलाती। चलिए, पिंगल शैली एक कर्णप्रिय शैली थी। इसी गुण के कारण इसे लोकप्रियता मिली और आगे चलकर इसका ब्रज भाषा में विकलन हो गया। अब यहां पर देखिए, पिंगल शैली वहीं पर कर्णप्रिय शैली थी। उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था वो बहुत मधुर होते थे, और उनकी मधुरता के कारण लोग साहित्य को पढ़ने में, सुनने में लोकप्रियता दिखाते थे। और बाद में ये आगे चल के हमारी ब्रजभाषा में समाहित हो गई, और ब्रजभाषा में जो हम रचनाएं देखते हैं वो कहीं ना कहीं पिंगल शैली से प्रभावित है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। आदिकालीन साहित्य सर्वप्रमुख किन रूपों में लिखा गया? नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य। तो यहां पर हम देखेंगे आदिकालीन साहित्य हमारा इन सभी रूपों में लिखा गया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सिद्धों द्वारा जन भाषा में जिन साहित्यों को लिखा गया था वो हमारे सिद्ध साहित्य कहलाए थे।
और सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने हेतु रचना की गई थी, वो सिद्धों द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर का उत्तर सही होगा। यह प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इसमें टेट, सी टेट, सुपर टेट, आपका यूपी SSSC, SI आदि में जहां भी साहित्य के प्रश्न आते हैं उनमें अगर रचना आएगी तो रचना में पृथ्वीराज रासो पूछ लिया जाता है। और यह आपका इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद। चलिए देखते हैं वो 4 भेद कौन कौन से हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा विदेशी और चौथा संकर। यहाँ तत्सम शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे ले लिए गए हैं। तद्भव शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए शब्दों को हिंदी में उनका रूपांतरण कर दिया गया है। और विदेशी शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो किसी न किसी विदेशी भाषा से लिए गए हैं। और संकर शब्द की उत्पत्ति हमारे 2 शब्दों से मिलकर होती है। जैसे रेल, गाड़ी, तो यहाँ रेल एक इंग्लिश वर्ड है और गाड़ी एक हिंदी शब्द है, एक देसी शब्द है। तो इन 2 शब्दों के योग से जो शब्द बना वो संकर शब्द कहलाया है। यानी लोक भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो संकर शब्द कहलाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर का जापानी, ऑप्शन नंबर खा फारसी, ऑप्शन नंबर गा तुर्की, ऑप्शन नंबर घा अंग्रेजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का जापानी। ये प्रश्न आपके टेट, सी टेट, यहां तक कि यूपी SSSC में भी असिस्टेंट लेवल की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, वह शब्द जो सीधे संस्कृत भाषा से लिए गए हैं क्या कहलाते हैं? ये परिभाषा किसकी है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। तद्भव शब्द की, तत्सम शब्द की, विदेशी शब्द की या उपरोक्त में से कोई। तो ये परिभाषा है हमारी ऑप्शन नंबर खा तत्सम शब्द की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना की दृष्टि से हमारे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे कि वो तीनों प्रकार कौन कौन से हैं। ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण। ऋण शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों से सार्थक खंड ना किए जा सके और वो प्राचीन रूढ़िवादिता से, परंपरा से वैसे के वैसे ले लिए गए हैं, ऋण शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो 2 शब्दों के योग से मिले हो, 2 सार्थक शब्दों के योग से। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या एक शब्द है और आलय दूसरा शब्द है। तो यहां पर विद्या, धन, आलय ये आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। अब यहां पर योगऋण शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 या 2 शब्दों के योग से तो बनते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है। अगर हम समास में जाएंगे तो सारे योगऋण शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। ये जब आप समास पढ़ेंगे तो आपको वहां पर विस्तार से पढ़ाया जाएगा। जैसे पंकज, तो पंकज में 2 शब्द हैं, एक पंख प्लस जा। इसका वास्तविक अर्थ कीचड़ होता है, कीचड़ में खिलने वाला यानी
पंकज। तो कीचड़ में क्या खिलता है? तो कमल। तो यहां पर हम इसका अर्थ कमल से लेते हैं पंकज को, इसलिए हम ये देखते हैं कि इसका एक भिन्न अर्थ निकल रहा है, वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। चलिए, और ये ट्रिक है आपकी कि सभी योगरूढ़ शब्द समास में जब आप पढ़ेंगे तो सभी योगरूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द बताइए। अभी हमने आपको विद्यालय का एग्जाम्पल दिया, और ये देखिए अगला प्रश्न हमारा यहां पर विद्यालय ही है, ऑप्शन नंबर का। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर खा सही होगा। आइए देखते हैं वो 4 भेद कौन कौन से होते हैं। वो 4 भेद होते हैं हमारे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द यानी एक अर्थ होता है, जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द वो शब्द जिनका शब्द तो एक होता है पर उसके अनेक अर्थ होते हैं, वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची आप सभी जानते हैं कि समान शब्द, एक ही शब्द के समान कई शब्द होते हैं, और विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, जिनको हम शब्द विलोम के नाम से जानते हैं, ये इसके 4 उदाहरण हैं। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12, चतुष्कोण शब्द है, किस शब्द का ये उदाहरण है? तत्सम शब्द का, तत्वो शब्द का, विदेशी शब्द का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर आप सभी छात्र ध्यान दीजिएगा कि तत्सम और तद्भव से आपके यूपी ट्रिपल एससी में और आरओ एआरओ में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यहां पर तत्सम तद्भव का अभ्यास अधिक से अधिक करने का प्रयास कीजिए। और आइए हम इसी क्रम में देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर का तत्सम शब्द होगा, क्योंकि चतुष्कोण एक संस्कृत शब्द है, उसका तद्भव चौकोर होता है। इसका तद्भव कहीं अगर पूछा जाए आपसे परीक्षा में कि चतुष्कोण का तद्भव बताइए क्या होता है, तो चौकोर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13, घरनी का तत्सम रूप बताइए। अभी देखिए हमने आपसे कहा था ना कि इस टाइप के प्रश्न कई आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इस श्रृंखला में तत्सम तद्भव के कई प्रश्नों को समाहित किया है। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर का, गृहिणी। घोटक घोड़ा होता है, चित्रक चित्रकार का होता है, और चूर्ण चूरण का होता है, तत्सम शब्द। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14, तहसीलदार शब्द उदाहरण है। ऑप्शन नंबर का संकर शब्द का, ऑप्शन नंबर खा तत्सम शब्द का, ऑप्शन नंबर गा ऋण शब्द का, ऑप्शन नंबर घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का, संकर शब्द, क्योंकि तहसील एक शब्द है और दार एक शब्द है। तहसील और दार दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, और दोनों मिलकर के योग होकर एक संकर शब्द का निर्माण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, संज्ञा शब्द होते हैं। यहां पर इसको देखेंगे, ऑप्शन नंबर का अविकारी, ऑप्शन नंबर खा विकारी, ऑप्शन नंबर गा का और खा दोनों, और ऑप्शन नंबर घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हमारे संज्ञा शब्द जो होंगे वो का और खा दोनों बिल्कुल नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर खा उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर खा विकारी शब्द। क्यों होगा, आइए हम इसकी व्याख्या देखेंगे आगे।
व्याख्या देखते हैं। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं क्योंकि इन शब्दों के लिंग वचन कारक में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी वे शब्द जिनके लिंग वचन और कारक में बदलाव हो सकता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ये वाक्य की संरचना के अनुसार बदल सकते हैं और वो शब्द जिन शब्दों के लिंग वचन और कारक में परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो शब्द हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। यहां पर ये आप ध्यान रखिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, यहां पर संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम, विशेषण व क्रिया ये सभी विकारी शब्द हैं और इनका वाक्य में रचना के अनुसार लिंग वचन और कारक में परिवर्तन हो जाया करता है। चलिए इसी के साथ ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।